हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचडी के क्लासेस पे। आप सभी का स्वागत है। एंड हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम आज की वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 7 फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। एंड चैप्टर 7 का नाम क्या है हमारा, साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट। इंजरीज के बारे में हम जानेंगे। इसमें जो साइकोलॉजी इंजरीज होती है किसके अंदर, स्पोर्ट्स के बारे में। और ये हमारा लेटेस्ट सीबीएसई के जो सर्कुलर में 2024 से 25 से रिलेटेड है पूरा चैप्टर। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेंट जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, कंटेंट ये बिल्कुल हमारा लेटेस्ट कंटेंट है। ठीक है, बात करते हैं इसमें कुछ हमारे टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं और कुछ रिमूव भी हुए हैं। हम इसमें जानेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट्स फिजिकल फिटनेस में, इफेक्ट्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज के जो कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, और क्या जानेंगे, इफेक्ट्स जानेंगे जो एक्सरसाइज करने से मस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट्स आते हैं, एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग के हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे एजिंग क्या होती है। एंड स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में जानेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन जानेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के कई सारे वो पार्ट्स होते हैं, एंड स्ट्रेन बोन जॉइंट्स इंजरीज के बारे में जानेंगे, डिस्लोकेशन फ्रैक्चर्स के बारे में जानेंगे, ऐसा मोर ऑन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हमें यह जानना है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती क्या है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले इट इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एज शॉर्ट टर्म्स इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड बॉडी कंडीशन ऑफ एथलीट। अब किसी भी बॉडी का मूवमेंट, किसी की भी फिजिकल कंडीशन, ये क्या होती है, उसकी साइकोलॉजी होती है। मतलब बॉडी की साइकोलॉजी, आपकी बॉडी की फिटनेस कैसी है, आपके मूवमेंट्स कैसी है, एंड आपके बॉडी के पोस्चर कैसा है। अब इसके आगे अगर हम क्या लगा दे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो इसमें किसमें इंक्लूड कर देते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो एथलीट्स होते हैं, इनकी जो हम आपने देखा होगा, हम जो भी एथलीट्स को चुनते हैं या मतलब प्लेयर्स को चुनते हैं, उनकी क्या देख के चुनते हैं, इनके बॉडी मूवमेंट्स को, इनकी फिटनेस को देख के चुनते हैं, इनके बॉडी कंपोजिशन को देख के चुनते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐसी स्टडी करते हैं जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो ट्रेनिंग के, और उसमें बॉडी कंडीशंस पढ़ते हैं। एथलीट की बॉडी कंडीशन क्या होती है, कि वो जल्दी थक जाता है, उसमें कितनी पावर है, कितना एंड्योरेंस है, उसकी स्पीड कैसी है, बॉडी के उसके मूवमेंट्स कैसे चल रहे हैं पार्ट्स के। ठीक है, इसमें हम किस में पढ़ते हैं, सारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं किस पे, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस पे। फिजिकल फिटनेस पे ऐसे फैक्टर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे जो डिटरमाइन करते हैं किस पे, हमारे फिजिकल फिटनेस पे। बात करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे पहले स्ट्रेंथ जान लेते हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि आप कितना वजन उठा पाता है, आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको पानी की बाल्टी उठानी है भरी हुई, आपको मतलब कट्टा उठाना है कोई, तो आप में स्ट्रेंथ कितना है, आप कितना वजन उठा सकते हो नॉर्मली। अब इसमें डिटरमाइन क्या करते हैं, जैसे सबसे पहला हमें इसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आप जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना, उसे पेपर में लिखना है, आपको पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला साइज ऑफ मसल्स, जितनी जैसे आपके साइज ऑफ मसल्स होगी उस हिसाब से आपकी क्या होगी, साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन अफेक्ट करेगा। जैसे आप ये फोटो देख रहे हो, उसकी आपको साइज ऑफ मसल्स देखा होगा, कितनी इसकी क्या है, बड़ी एंड हैवी है, तो इससे ये क्या कर पाएगा, ज्यादा वजन उठा पाएगा एज कंपेयर टू जिसका साइज ऑफ मसल्स क्या होगा, जैसे किसी के दुबले पतले हाथ होते हैं, दुबले प्लस शरीर हो गया, पतला कोई इंसान हो गया, तो एज कंपेयर टू इसके वो क्या कर पाएगा, कम वजन उठा पाएगा। समझ गए। जैसे नेक्स्ट है बॉडी वेट। अब बॉडी वेट, अब कोई जैसे मोटा इंसान है, बिल्कुल मतलब हेल्दी पर्सन है, और एज कंपेयर टू कोई नॉर्मल वेट वाला व्यक्ति, आपने देखा होगा सूमो रेसलर्स होते हैं, तो और जो अगर किसी को लड़वाया जाए सूमो रेसलर को, कंपैरिजन करें किसी से दुबले पतले इंसान से, कौन जीतेगा, एक सूमो रेसलर, क्योंकि उसका कोई बॉडी वेट भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है किस पे, साइकोलॉजिकल फैक्टर स्ट्रेंथ पे हमारी। थर्ड मसल कंपोजिशन। अब मसल कंपोजिशन भी हमारे किस पे, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट डालते हैं। मसल कंपोजिशन हमारी दो तरीके की हमारी फाइबर्स होती है, जैसे स्लो टिच फाइबर होती है, एक हमारी फास्ट टिच फाइबर्स होती है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उस पे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स। अब ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार, जैसे बच्चे क्या कर, मतलब लोग हो गए क्या करते हैं, कॉम्पिटिशंस करते हैं, जैसे हम दोनों में देखते हैं पुशअप्स कौन ज्यादा मारेगा। आपने देखा होगा कि जब लास्ट में हम पुशअप्स क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो करते 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 क्या हो जाता है, कंप्लीट करते वो थकने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। जैसे जैसे उसे मोटिवेट करते हैं
तो उससे क्या होता है, मोटिवेट करने से उनमें एकदम से शक्ति आ जाती है, वो क्या करते हैं और ज्यादा पुशअप्स लगा देते हैं। ऐसे आपने देखा होगा कि हम कुछ भी काम करते हैं, हम थक जाते हैं, तो हम रनिंग करते हैं तो लोग क्या करते हैं, जोर लगा के हईसा, जोर लगा के हईसा। तो इससे क्या होता है, हमें एक अंदर से क्या आती है, एकदम से शक्ति आती है, उससे क्या करने लगते हैं और ज्यादा अपनी पूरी शक्ति से काम करते हैं। समझ गए? इसी का मतलब होता है इंसेंटिव ऑफ नर्वस इंपल्स। अगर आपको लोग मोटिवेट करना, आपको बढ़ावा दे तो आप क्या कर पाते हो, अपनी पूरी शक्ति क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हो, यूटिलाइज कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। अब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है किस पे देखेंगे, स्पीड पे, मतलब आप कितना तेज भाग सकते हो, कितना तेज काम कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। दोबारा से नर्वस सिस्टम। अब जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आप फास्ट रनिंग कर रहे हो, तो आपको अगर आपके अंदर किसी मन कहता है, मन से आप कहते हो कि आज मुझे क्या करना, आज मुझे रनिंग करनी है, फास्ट रनिंग करनी है, मतलब तेज, एकदम से आपने देखा होगा पिक्चरों में भी जब रनिंग करते हैं एकदम से वो लोग क्या सोचते हैं, जब फास्ट मतलब ट्रैक के पास आने वाले तो जीतने वाले थे कि अब तो हमें जल्दी दौड़ना, मुझे जीतना है कैसे न कैसे। तो क्या करते हैं और ज्यादा अपनी काबिलियत से, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा क्या करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं। इसी को क्या करते हैं, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब हम चाहे हमें एकदम से सोचेंगे मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो हम भाग पाएंगे नहीं, वो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को हम ऐसा सिग्नल नहीं दे रहे क्योंकि वो काम कर सके। ठीक है, ये मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम था। अब आता है मसल कॉम्पोजिशन। अब जो मसल कॉम्पोजिशन होता है, हमने दो तरीके के पता है, एक तो स्लो टिच फाइबर होते हैं, फास्ट टिच फाइबर। जो इसमें फास्ट टिच फाइबर है वो बहुत ज्यादा इसमें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, आपको स्पीड देते हैं, आपको जल्दी डिजोल्व होते हैं, और ये स्पीड आपकी क्या करती है, इंक्रीज करते हैं फास्ट टिच फाइबर। ठीक है, एक आती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब आप जब भी जिम जाते हो, कहीं भी जाते हो एक्सरसाइज करने, तो आपकी मतलब पैरों की एक्सरसाइज होती है। आपसे जिम में क्या जाता है कि आप अपने लेग्स भी क्या करें, एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। उसकी वजह से लेग्स की वजह से आपकी क्या होती है, स्पीड भी इंक्रीज होती है और आपको और भी कई सारे फायदे होते हैं। एंड आता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है बॉडी की, जैसे आप मतलब तेज भाग रहे हो, आप रनिंग करते हो, तो आपके देखा होगा जो लोग की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके कहीं ना कहीं स्प्रेन आ जाता है, चोट लग जाती है, उसकी वजह से मतलब बॉडी में मतलब कई सारे और टाइप्स होते हैं जो हम अभी आगे बढ़ेंगे। उसके वजह से क्या होता है, आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो आपको रनिंग करने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपके शरीर में होनी चाहिए एक अच्छी स्पीड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड, सॉरी एंड्योरेंस, डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। मतलब एंड्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि आप कितने लंबे समय तक काम कर पा रहे हैं, कितने लंबे समय तक थक नहीं रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका कौन सा फैक्टर आता है, फैक्टर एरोबिक कैपेसिटी। अब सबसे पहला माना आता है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब क्या आता है, एरोबिक कैपेसिटी में हम ये पढ़ते हैं कि जैसे आपका VO2 मैक्स, आपने एक बात पढ़ी होगी VO2 मैक्स, जितना बॉडी का आपका VO2 मैक्स हाई होता है उतने ज्यादा आप क्या कर पाते हो, लंबे समय तक काम कर पाते हो, लंबे समय तक एक्टिविटी कर पाते हो। अब VO2 मैक्स क्या होता है, अब इसमें दो तरीके की हम बात करते हैं, दो उसमें पॉइंट आते हैं। एक तो आता है आपका ऑक्सीजन इनटेक कितना हो रहा है, एक ऑक्सीजन अपटेक कितना हो रहा है। यही मेन बात है जो आपको इसमें याद करनी है। जैसे ऑक्सीजन इनटेक का मतलब होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके लंग्स के साइज पे, कैपेबिलिटी पे, कि वो कितना ऑक्सीजन इनटेक कर रहा है। ठीक है, एक होता है ऑक्सीजन अपटेक, मतलब आपके बॉडी के द्वारा, मतलब बॉडी के द्वारा मतलब बॉडी और ब्लड में कितना आपको ऑक्सीजन जो है डिजोल्व हो रहा है, कितना वो ले पा रहे हैं। ठीक है, एक आता है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मतलब आप कितना टॉलरेंस कर पा रहे हैं, आपके कितनी सहनिक क्षमता है, इससे भी आपका इफेक्ट आता है बॉडी कितने आप देर तक काम कर पाओगे। एक आता है मूवमेंट इकोनॉमी। जैसे मूवमेंट इकोनॉमी में हमने पढ़ा है, जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें आपने देखोगे ग्रीन कलर की एक, जब स्पीडोमीटर में आप देखोगे कि ग्रीन कलर की एक चिप लगी होती है कलर में, कि अगर आप इसमें अपने व्हीकल रन करोगे तो आपका क्या होगा, एक इकोनॉमिकल बनी रहेगी, जैसे आप और ज्यादा अपना काम कर पाओगे और ज्यादा उसे चला पाओगे। ऐसे हमारी बॉडी में भी होता है कि जैसे हम रनिंग करते हैं तो आप क्या करोगे, ना तेज भागो ना धीरे भागो, आप क्या नॉर्मल भाग करो, तो आप क्या कर पाओगे, ज्यादा डिस्टेंस क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे। ये हमारा मूवमेंट इकोनॉमी हो गया। ऐसे आता है मसल कंपोजिशन। आपका मसल कंपोजिशन इसमें कौन सा यूज होगा, दो तरीके के पढ़े हमने, एक तो फास्ट टिच फाइबर, एक पढ़ा था हमने स्लो टिच फाइबर। ठीक है, इसमें आपका कौन सा काम आता है, स्लो टिच फाइबर। जैसे वो धीरे धीरे क्या करता है, धीरे धीरे डिजोल्व होता है और आपको क्या देता रहता है, एनर्जी देता रहता है। इसमें इसलिए कौन सा काम आ गया हमारा, स्लो टिच फाइबर। जो स्पीड में था उसमें हमने कौन सा पढ़ा था, फास्ट टिच फाइबर। ठीक है, इसमें स्लो टिच फाइबर काम आता है और उस वाले में फास्ट टिच फाइबर।
ठीक है, ये क्या थे हमारे एंडोरेंस पे अफेक्ट करने वाले जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे। अब आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन देखने के लिए सबसे पहला आता है मसल स्ट्रेंथ। आपकी मसल स्ट्रेंथ कैसी है, आप देखोगे जैसे जिम में जो लोग जाते हैं उनकी जो मतलब मसल स्ट्रेंथ रोज एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो उनकी क्या होती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी से रोज कार्डियो कराया जाता है, उनसे फ्लेक्सिबिलिटी कराई जाती है, तो उससे क्या होता है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, एक्सरसाइज करते रहते हैं। लेकिन जो नहीं जाते उनमें क्या होती है, थोड़ी अकड़न सी रहती है शरीर में, उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। दूसरा आता है हमारा एज एंड जेंडर। जैसे एज आपने देखा होगा कि एज में जैसे बच्चों के कंपैरिजन में अगर बड़ों को देखा जाए, थोड़े मतलब ओल्ड एज को देखा जाए, वो क्या कर पाते हैं, उनमें कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपैरिजन टू चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों होते हैं। बच्चों में क्या होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसे जेंडर में गर्ल्स में क्या होती है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किसके कंपैरिजन में, बॉयज के या मेंस के कंपैरिजन में क्या होती है, गर्ल्स में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब आती है हमारी स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल। जितनी ज्यादा मसल्स को क्या करेंगे, स्ट्रेचेबल करेंगे, मतलब स्ट्रेच करेंगे, उतनी ज्यादा हमारे शरीर में क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होता है आपका, प्रीवियस इंजरी की वजह से भी क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपके पैर में कहीं चोट लग चुकी है या आपका फ्रैक्चर हो चुका है, उसकी वजह से आपकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी कमी आती है, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये कुछ हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे जो किस पे डिटरमाइन करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पे। ठीक है, आपको इनके 4-4 पॉइंट आपको अपने अच्छे से याद रखने, जो आप पेपर में लिख के आ सको। ये ऐसे टॉपिक का जो हमने फैक्टर पढ़े जो डिटरमाइन करते हैं कई सारी एक्टिविटीज पे, ये पेपर में जरूर आते हैं और ये अच्छे से आपको क्या करना है, याद करना है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना है उन्हें अच्छे से आपको दिमाग में रखना है और पॉइंट्स को याद करें एंड इसे पेपर में आराम से लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम जो हमारा होता है उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है, किसका, एक्सरसाइज का। अब वो कई सारी इफेक्ट्स होते हैं, जानते हैं कि करके। सबसे पहला चेंजिंग शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। अब आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करोगे जिम में या कहीं भी, तो आपकी क्या होगी, जो चेंज आएगा किसमें, शेप और साइज। जो आपकी मसल्स होंगी उसके शेप बदल जाएगी, साइज बदल जाएगा, शेप एंड साइज बदलेगा, ऑब्वियसली बात है। एंड फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, और आपकी बॉडी में मोर कैपिलरीज जो ऐसे होती है उनको क्या होगा, इंक्रीज होंगी। कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट। एक्स्ट्रा फैट क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई सारे जो मोटे लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, देखिए ये क्या है, मेरे बाइसेप्स है, नहीं, जो उनके बाइसेप्स नहीं होते, वो जो उनका एक्स्ट्रा फैट होता है ना वो दिखता है, उनके क्या नहीं होते, मतलब मसल्स नहीं होती, वो क्या होता है, उनका फैट होता है। समझ गए, आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपना फैट। इंक्रीज फूड स्टोरेज। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप पहले 2 रोटी खाते थे तो आप 4 या 5 खाने लगोगे। अब ये ऐसे नहीं होते, जैसे आप जिम जा रहे हो, आपने देखा होगा पहले 2 रोटी खाता था, जिम जाने वाला एक्सरसाइज रोज करता है तो क्या करता है, घर आके 5-6 रोटी खा लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी भूख मतलब की क्षमता बढ़ जाती है, इससे ना इसका वेट बढ़ता है। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी होती है उसको उतना ही खाना मांगती है। समझ गए। एक्सरसाइज बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स के एक्सरसाइज करने के कई सारे क्या होते हैं, आपके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकम्स एक्टिव। जैसे आपके पहले जो नॉन फंक्शनिंग मतलब एक्टिव फाइबर्स थी वो जो एक्टिव नहीं थी वो भी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। एफिशिएंसी एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी किसकी, मसल्स की और मूवमेंट की। बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट। और आपका जो बॉडी पोस्चर होता है वो क्या होता है, आपका धीरे धीरे करेक्ट होने लगता है। बिल्कुल समझ गए। एक बार कुछ पॉइंट्स थे जो इफेक्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम पे। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब एजिंग क्या होता है, एजिंग मतलब होता है जैसे जैसे एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो बच्चा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अडल्टहुड में आता है, फिर किस में आता है, ओल्ड एज में आता है। तो इसी को क्या बोलता है, एजिंग बोलते हैं। बच्चा आके टीनेजर, फिर उससे अडल्ट हुआ, फिर उससे ओल्ड हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को एजिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी मसल स्ट्रेंथ, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे आपकी क्या हो पाती है, मसल स्ट्रेंथ आपकी कम होती जाती है इसका कंपेयर टू जो यंग होते हैं। ऐसी न्यूरल स्ट्रेंथ भी आपकी क्या होती है, कम होती चली जाती है। मतलब जैसे आपके कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब लोगों को सुनना, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कम सुनना आता है, कम सुनाई आता है, कम दिखता है। कई सारी ऐसी और सारी बीमारियां होती हैं जो किसको आती है, ओल्ड जैसे जैसे एजिंग होती जाती है आपको आती रहती है। एंडोक्राइन चेंजेस इन एजिंग, कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो ढंग से नहीं हो पाते, उसकी वजह से भी आपको कई सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। पल्मोनरी फंक्शंस हो गए जो बॉडी से रिलेटेड हो गए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फंक्शन हो गया जो आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, मतलब कई सारे और भी फंक्शंस हो गए जो ये ढंग से नहीं कर पाता।
बॉडी कंपोजिशन, आपको बॉडी कंपोजिशन बदलने लगता है, आप नहीं चल पाते, धीरे धीरे चलते हो, कभी आप जल्दी थक जाते हो चलने में एज कम्पेयर टू जो यंग लोग होते हैं। ठीक है, ये एजिंग के क्या थे, कई साइकोलॉजिकल चेंजेस थे जब आपको एजिंग होने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, याद रखेंगे आप ये पॉइंट्स। अब हमारा एक टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज, लास्ट टॉपिक हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज में क्या आता है हमारा, ये क्या होता है, इट इज द कॉमन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है क्या होती है, आम सी बात हो गई क्या स्पोर्ट्स फील्ड में कि कुछ ना कुछ तो चोटें लगती रहती हैं ड्यूरिंग, जैसे प्रैक्टिस के समय, ट्रेनिंग के समय, कॉम्पिटिशन, एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड, इट इज नेचुरल टू गेट इंजर्ड। ये आम बात है, नेचुरल बात है, कोई खेल रहा है उसको चोट लग जाती है, किसी को इंजर्ड हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं ये करके सारी इंजरी को। सबसे पहले इंजरीज में हम बात करें क्लासिफिकेशन, हमने कैसे करा है, हमने करा है एक तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो गई, बोन इंजरीज होती है हमारी, और क्या होती है जॉइंट इंजरीज होती हैं। सबको एक एक करके बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में सबसे पहला टाइप आता है कॉन्ट्यूजन। अब कॉन्ट्यूजन होता है क्या है, और डायरेक्ट हेड और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये क्या होता है बिना किसी हेड के, बिना एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, कैन मेन कॉज ऑफ इट इज ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट। माइनर एक्सीडेंट मतलब क्या हो गया, आपने जैसे फोटो में देखो कि नॉर्मल सी हल्की सी चोट लग गई है, मतलब ठीक हो जाती है तुरंत, देखो गिर गए, हल्की सी चोट लग गई, ये क्या माइनर एक्सीडेंट था, नॉर्मली हल्की जो सबको लगती रहती है छोटी मोटी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, इट कैन बी माइल्ड एंड वेसल, माइल्ड एंड वेसल, सो इट कैन बी अकर एट एनी टाइम बिटवीन द प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन, इट इज कॉल्ड बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग ऑफ मसल। जैसे आपने कभी देखा होगा आपका हाथ किसी ने एकदम से पकड़ के खींच दिया, ये वाला कोई पैर एकदम से आपका खींच गया, तो आपकी जो मतलब ये ट्विस्ट होती है, आपकी एकदम से कहीं हो जाती है, मसल एकदम से खींच जाती है, तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, आपको स्ट्रेन आ जाता है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते एकदम से आ गया, पैर के घुटनों में आ गया, ये हमारी किस में आ गया, कलाई में आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस के समय कभी भी आ जाता है, ये स्ट्रेन हो गया हमारा। नेक्स्ट ऑपरेटिव इंजरीज कौन सी हमारी, स्प्रेन। अब स्प्रेन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा, कभी सुना होगा मोच आ गई, एकदम से चलते चलते आपका क्या हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है, तो जो अंदर की मसल्स होती है क्या हो जाती है, एकदम से खिंच जाती है, तो उसकी वजह से क्या आता है, आपके लिगामेंट आपका क्या हो गया, खिंच गया, तो उसकी वजह से आपको क्या आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है, मोच आ जाती है, सूख जाता है वहां से। तो इट इज द अलाइनमेंट इंजरी, सब क्या होता है, अलाइनमेंट इंजरी बोलते हैं, जो इट में भी आपका ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग, आपकी क्या हो गई, एकदम से ओवर स्ट्रेचिंग हो गई, और टियरिंग ऑफ लिगामेंट, जो आपका लिगामेंट है वो क्या हो गया, टियरिंग हो गया उसकी वजह से। ठीक है, देखिए आपने कैसे होती है। नेक्स्ट, अब जो स्प्रेन होता है उसको ठीक करने का ट्रीटमेंट होता है, पेपर में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है, ये क्या आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करने के लिए हमें क्या दिया गया है, प्राइस वाला प्राइस में समझना कि जो हमारे प्राइस देने नहीं, एक प्राइस है जो आपको याद करने के लिए कभी भी राइस से पूछा जा सकता है आपसे। जैसे पी का मीन्स क्या होगा, प्रोटेक्शन, सबसे पहले आपने प्रोटेक्शन करी, उसकी बचाया। आर का मतलब रिप्रेजेंट करता है रेस्ट, आपको रेस्ट करवाना है। ठीक है, आई का मतलब आई स्टैंड फॉर आइस एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, इसको बर्फ से उसकी सिकाई करनी है। सी स्टैंड फॉर कंप्रेशन, मतलब उसको आपको पैर को किसी चीज के ऊपर रख देना, अपने पैर के ऊपर, जिससे वो आप ठीक कर सको। एंड ई स्टैंड फॉर एलिवेशन, ठीक है, उसको आराम से रखा जाए पैर को। ये क्या है हमारा प्राइस है, जिसको आपको याद रखना है, आपको पेपर में पूछा जाता है। रिलीव द सोलिड नेसेसरी यूज ब्रोकन लेग ऑफ फुट लाइन फॉर इंजर्ड एवरी हावर अप्लाइड आइस, आपको हर घंटे में आपको क्या करनी है, आइस अप्लाई करनी है 20 मिनट्स टू द अफेक्टेड एरिया, 20 मिनट तक। ठीक है, आइस शुड नेवर बी अप्लाइड स्ट्रेट टू द स्किन एज द स्किन कॉज्ड बाय इंजरी, आपको डायरेक्ट आइस क्या नहीं करनी, अप्लाई नहीं करनी, आपको कुछ ना कुछ आइस पे कवर करके फिर आपको धीरे धीरे क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। समझ गए, याद रहेगा आपको, इसे जरूर याद रखना। ठीक है, अब सॉफ्ट इंजरीज में आता है, हमारा आता है एब्रेशन। अब एब्रेशन क्या होता है, इट इज अ मेजर इंजरी, ये क्या है, मेजर इंजरी यूजुअली अकर ड्यू टू फ्रिक्शन विद सर्टेन इक्विपमेंट और फॉलो ओवर द एरिया वेयर द बोन्स वेरी क्लोज टू द स्किन। अब ये एक ऐसी चोट होती है जिसमें आपकी ऐसे एकदम से आप क्या हो गए, गिर गए, आपके पत्थरों पे या मिट्टी पे, रेत पे, कंकड़ियों पे क्या होता है, कभी कभी गिर जाते हैं, तो आपकी स्किन क्या होती है, पूरी आपकी फट जाती है, मतलब आपकी छिल जाती है, कभी कभी आपकी हड्डियां तक उसमें दिख जाती हैं। ठीक है, ये उसके साथ जैसे चोट देख पा रहे हो, आपको जैसे ही देख पा रहे होंगे कैसे लगी हुई है, इसमें आपकी क्या हो रही है, कभी कभी हड्डियां भी दिख जाती हैं।
ठीक है, ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। जैसे अब आता है हमारा जैसे लैक्रेशन। अब लैक्रेशन में क्या होता है? लैक्रेशन इज अ काइंड ऑफ टीयर लाइक बोन विद इन द स्किन फ्लैश दैट इज ओपन एंड मे बी डीप कॉस्मेटिक फैट सॉफ्ट टिश्यू। अब ये ऐसा कट होता है जिसमें आपको जैसे छोटे खून हो गए, जैसे आपको जैसे इक्विपमेंट से किसी आपने जैसे बेसबॉल वाले ने अब जो हेलमेट पहन रखा है, जब क्रिकेट खेलते समय एकदम से किसी नॉन बॉलर के टच हो गया या उस पर लग गई तो एकदम से क्या हो जाता है? कट आ जाता है। उसकी वजह से आपकी क्या होता है? कभी कभी टाँकी भी लगने लगता है। इट इज इंजरी इन द फॉर्म ऑफ फैट विंडो ऑपरेशन कनेक्टेड टिश्यू। और फिर हमें इसको क्या करना है? कभी कभी इसमें टिचेस भी लगाने पड़ता है, टाँके लगाने पड़ते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंक्रीजन। अब इंसीजन में क्या होता है? अ क्लीन स्ट्रेट कट कॉज्ड बाय अ शार्प एजेस। अब जैसे आपने देखा बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी हाथ चक्कू से हाथ काट लिया, ब्लेड से हाथ काट लिया, स्कूलों में कॉलेज में क्या करते हैं? ऐसे कर लेते हैं ना कभी कभी। तो ये उसी के बारे में बताया गया, इसे इंक्रीजन बोलते हैं। ये क्लीन स्ट्रेट कट हो गया, कभी शार्प एजेस से, कभी चक्कू से, नाइफ से, ये क्या हो गया? कट जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, कट्स होते हैं, नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं कभी कभी। इसमें क्या बोलते हैं? इसे इंक्रीजन। अब हमारी आती है बोन इंजरीज। किसके बारे में बात करने वाले हैं? बोन इंजरीज के बारे में, हड्डियों से जुड़ी हुई इंजरी। इसमें जैसे एक तो सिंपल फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के बारे में, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है एंड इंपैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है। हमारे इसमें 5 तरीके के फ्रैक्चर पढ़ने हैं। चलिए चलते हैं एक करके, डिटेल में पढ़ते हैं सभी को। सबसे पहला है सिंपल फ्रैक्चर। अभी सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है जानते हैं? सिंपल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द बोन ओनली विदाउट डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू और ब्रेकिंग द स्किन। अभी सिंपल फ्रैक्चर में आप देख पा रहे हो, जैसे ये हड्डी आपकी क्या हुई है? अंदर से टूटी। जैसा आपने देखा कि बच्चे बताते हैं हमारी हड्डी टूटी लेकिन हमें नहीं दिखता, हम क्या कहते हैं? फिर वो पता चलता है कि हड्डी क्या है आपकी? अंदर से टूटी है। नॉर्मल सिंपल फ्रैक्चर होता है, इसका क्या होता है? सिंपल फ्रैक्चर। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं हमारा? कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है? एक कंपाउंड फ्रैक्चर इज अ ब्रेक और क्रैकिंग इन योर बोन दैट इज विजिबल थ्रू योर स्किन। ये एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें आपको आपकी बोन हड्डी दिखने लगती है, स्किन से जो बाहर आ जाती है। जैसा आप देख पा रहे हो, हड्डी क्या आगे आपकी बाहर आ चुकी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं। एक मेजर फ्रैक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज अ फ्रैक्चर नॉन कौन सा? ट्रांसफर फ्रैक्चर। अब ट्रांसफर फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे, 2 तरीके के होते हैं। तो ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है हमारे, एक होता है हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर। अब ट्रांसफर ऑब्लिक फ्रैक्चर में डिफरेंस होता है। जो ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है ना, उसमें ये होता है 90 डिग्री में क्या लगता है? आपका कट लगता है, हड्डी टूट के। जो ऑब्लिक होता है उसमें क्या होता है? 45 डिग्री। ऐसे आप क्या कर सकते हैं? इसमें वर्टिकल थोड़ा कट करता है। ये 2 तरीके में डिफरेंस है। ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है, एक हमारा क्या होता है? ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है, ये ट्रांसफर फ्रैक्चर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर है जो हमने अभी देखा पीछे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन फ्रैक्चर। अब कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है हमारा? ये एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जिसमें आप कहते हैं ना, आपकी हड्डी तो टूटी लेकिन ऐसी हड्डी टूटी वो चूड़ा चूड़ा हो गई, टुकड़ों में बढ़ गए। इसको क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन और स्प्लिटेड इन क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। कई सारे पीसेस में बढ़ जाता है। इसको क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर समझ रहे? समझ आ रहे हैं आप सभी को? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर ऐसे हम और वीडियोस के साथ क्या आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या देखते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट है अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर इन अ यंग सॉफ्ट बोन इन विच द बोन बेंड्स एंड ब्रेक्स। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो हड्डी होती है ना, आपकी जो पूरी हड्डी है ऊपर की तरफ तो आपकी जो इतनी सी पार्ट होता है तो सॉफ्ट होता है, जितने आप नीचे जाते रहते हो बीच में वो क्या होती है? हार्ड हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी खाली सॉफ्ट जो सॉफ्ट होती है वो ब्रेक होती है, खाली हल्की सी ऊपर की तरफ से टूटती है और ये नॉर्मल रहता है अंदर से। ठीक है, ये कहता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का। अब इंपैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है? जो इंपैक्ट फ्रैक्चर होता है हमारा, इम्पैक्ट फ्रैक्चर में होता है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन जैम टुगेदर बाय द फोर्सेस ऑफ इंजरी। आप जैसे देख पा रहे हो
मतलब डायग्राम, इसमें जो हड्डी थी आपकी टूटी तो सही, लेकिन जो जैसे आपकी हमारी हड्डी है ये एकदम से टूटी तो ये अलग ना होगी, क्या होगी, आपस में मिल गई, ऊपर नीचे हो गई, आपस में क्या हो गई, जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है, मिल गई आपस में जाके। इसको क्या बोलते हैं, इंपैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे जॉइंट इंजरीज। अभी जॉइंट इंजरीज क्या होते हैं, व्हेन वन बोन इज प्योरली फ्रॉम अनदर इट इज कॉल्ड जॉइंट इंजरी। एक जो जॉइंट इंजरी होती है, जैसे जॉइंट्स हो गए, इसमें क्या होती है, कभी कभी इंजरीज आ जाती हैं, जैसे हमारा कभी जॉइंट अलग हो गया, कभी आपने देखा होगा, आपने खेलते हुए लोगों को भी देखा होगा, एकदम से क्रिकेट मैच में भी जैसे प्लेयर्स के क्या होता है, एकदम से जॉइंट इंजरी हो जाती है, तो कंधा अलग हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो एकदम से क्या करते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं नॉर्मली, इससे जॉइंट इंजरी बोलते हैं हमारी। ये कनेक्टिव टिश्यूज होती है, व्हेन अ जॉइंट इज फोर्स्ड बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, जब आप नॉर्मल से ज्यादा काम करते हो उसके वजह से आपको क्या होते हैं, जॉइंट इंजरीज होती है। जॉइंट इंजरीज जो हमारी इंजरीज होती है कई तरीके की होती है, जैसे डिस्लोकेशन ऑफ जॉइंट इंजरीज, आपकी डिस्लोकेशन हो जाती है, कभी कभी अलग हो जाती है जॉइंट, जैसे ये जॉइंट दूसरे जॉइंट से अलग हो जाता है, ठीक है। अब दिस प्लेयर यूजुअली फेस डिस्ट्रक्शन जॉइंट्स इन आवर फिंगर एंड हैंड। इस फिंगर हैंड में बहुत ज्यादा देर रहता है, जैसे कई तरीके के होते हैं। डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, जो लोअर जॉ होता है, जैसे कभी आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो आपने देखा होगा बॉल बाउंस करते करते आपकी एकदम से यहाँ लग जाएगा, तो आपकी क्या होगी, ये टूट भी सकती है और ये अलग भी हो सकता है जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जैसे आपने मैचेस में जाओ शोल्डर जॉइंट्स हो जाते हैं कि आपके एकदम से अलग हो जाता है कंधा। ऐसे डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, आपकी हिप भी आपके जॉइंट से क्या होता है, कभी कभी अलग हो जाता है। एंड डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट, जो आपके रिस्ट होते हैं वो भी क्या हो जाती है, कभी कभी डिसलोकेट हो जाती है। अब ऐसे कई तरीके के और भी जॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमने देखा है कि हमारे नॉर्मल मेजर्स से जो हमने भी पढ़ा, ठीक है, याद रखना आप इन सभी को। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। एंड अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो, कुछ भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत ना हो तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। एंड हमारे चैनल को क्या करें, लाइक कमेंट शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टाटा बाय बाय एंड सी यू।